नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास 5 करने वाले हैं और हिंदू धर्म आंदोलन हमने पढ़ लिया था। हम लोग मुस्लिम धर्म आंदोलन पढ़ने वाले हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन क्या हुआ था। जैसे जिस तरह हिंदू में ब्रह्म समाज आया, आर्य समाज आया, ठीक है, प्रार्थना समाज आया, यानी कि चाहे आपके दयानंद सरस्वती हों, विवेकानंद हों या आपके राजा राममोहन राय, इन्होंने हिंदुओं में सुधार करने की कोशिश की कि जो अंग्रेज़ों के मुकाबले हमें थोड़ा सा कुछ गुंजाइश है सुधार करने की, जिससे हम सुधार करें ताकि अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें, और दूसरा ये है कि समय के साथ चल सकें। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुओं में स्थिति थी वैसे मुसलमानों ने भी समझी, और मुस्लिम लोगों ने ये चीज़ समझी कि उन्हें भी सुधार की ज़रूरत है, खासकर कुछ पढ़े लिखे मुस्लिम लोगों ने। और उन पढ़े लिखे मुस्लिम लोगों में सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं अलीगढ़ आंदोलन का। क्या था ये अलीगढ़ आंदोलन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? मैंने कहा कि जैसे हिंदू लोगों ने जो है एक ज़रूरत समझी कि सुधार की ज़रूरत है, वैसे मुस्लिम लोगों ने भी समझा, लेकिन दोनों में अंतर था। दोनों में अंतर किस बात का था? दोनों में अंतर इस बात का था कि जहाँ हिंदू अंग्रेज़ों के विरोध रहकर जो है काम कर रहे थे, वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों की जो नीति हैं उनको ना अपनाया जाए, हमें अपने अपने वेदों की ओर लौटना चाहिए, हमें अपने संस्कारों की ओर लौटना चाहिए। वहीं मुस्लिम लोगों ने उल्टा किया, इसके विपरीत उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सुधार के लिए सोचा। कैसे समझते हैं इसको? अलीगढ़ आंदोलन में पढ़ेंगे हम लोग, मुस्लिम सुधार आंदोलन है, ये 3 आंदोलन पढ़ने वाले, इसी से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। प्रवर्तक देखा जाए इसके तो सर सैयद अहमद खान, जरूर नाम सुना होगा आपने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ जो है आंदोलन की स्टार्टिंग की, शुरुआत की। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में। 1857 के विद्रोह के समय ये न्यायिक अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, मतलब अंग्रेजों के साथ में ही काम करते थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। और इनके जो खानदान की बात करें, इनके जो पूर्वज थे वो मुगल दरबार में रहते थे। शाहजहां के दरबार में कहा जाता है कि इनके पूर्वज रहा करते थे। किसके पूर्वज? आपके सर सैयद अहमद खान के पूर्वज जो थे वो शाहजहां के दरबार में थे। फिर मुगल दरबार में आए और मुगल दरबार में इनका जन्म हुआ था सर सैयद अहमद खान का। और मुगल दरबार के बाद आपने पता कि मुगल चले गए, फिर किसका राज हो गया? अंग्रेजों का राज हो गया। तो सीधी सी बात है, जैसा पूर्वजों ने मुगलों के यहाँ मुगलों के यहाँ काम किया, उनके यहाँ एक तरीके से रहकर उनकी सेवा की, वैसे ही उनके जो बच्चे थे यानी कि सर सैयद अहमद खान, वो अंग्रेजों की सेवा कर रहे हैं। अगर इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य बहुत शानदार था कि भाई अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने और मुस्लिम कुरीतियों को दूर करना। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वजह भी ये थी कि वो चाहते थे कि जैसे चंद लोग पढ़े लिखे हिंदू लोग थे, वो अंग्रेजी समझकर, देखो हिंदुओं में कितना सुधार लाए, लायक राजा राममोहन राय, उन्होंने अंग्रेजी का प्रचार किया था। ये पूछा भी जा सकता है, उन्होंने अंग्रेजी का कभी विरोध नहीं किया, वो तो चाहते थे कि अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी समझो। तो वैसे ही ठीक यही सर जो है सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुस्लिम लोग अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी को जानें। इसके अलावा उन अंग्रेज़ों के साथ साथ ही अपने आप में अपडेट करें, अपने आप में सुधार करें, वो ज़रूरत थी। और दूसरा ये था कि आधुनिक दृष्टिकोण रखें, पुरानी कुरीतियाँ रीतियाँ जो चली आ रही हैं उनको ख़त्म करें, मॉडर्न सोच रखें, और अंग्रेजी के साथ ताल मिलाकर जो है उसके साथ अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी के साथ काम करें। मुस्लिम कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी इनका किया था। 1870 में एक किताब इनकी थी, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक नामक किताब थी, जिसका मतलब देखा जाए तो सभ्यता और नैतिकता। और ये किताब कौन सी काय भाषा में लिखी गई थी? फारसी पुस्तक थी। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है कि ये किताब किसने लिखी थी? तहजीब उल अखलाक किसने थी? सभ्यता और नैतिकता इसका हिंदी में नाम था, तो फारसी भाषा में किसने लिखी थी? 1857 में सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तब इन्होंने एक पुस्तक और लिखी जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंदू पुस्तक, ठीक है। और इस पुस्तक में इन्होंने विशेषकर चर्चा इस बात का किया था कि उस वक्त हुआ करता था 1857 क्रांति के टाइम में कि भारतीयों को सेना में रखा तो चाहता था, लेकिन उच्च पद नहीं दिया जाता था, बहुत बुरी तरह से उन पर प्रहार किया जाता था।
कहते हैं बहुत कम तनख्वाह, कहते हैं तो 7 रुपये महीने की तनख्वाह मिला करती थी, और बहुत अत्याचार किया जाता था भारतीय सैनिकों के साथ, और उनको अच्छी पोजीशन भी नहीं मिलती थी। इस बात का भी उन्होंने विरोध किया था कि भारतीयों को अच्छी पोजीशन नहीं मिली, सेना में रहे तो सही लेकिन योग्य होने के बावजूद भी उनको वो पोजीशन नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। 1864 की बात करें तो गाजीपुर में इन्होंने अनुवाद समिति, और उसी अनुवाद समिति का एक और नाम है वैज्ञानिक समिति, और उसी वैज्ञानिक समिति का एक और नाम है साइंटिफिक सोसाइटी। तीनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, अनुवाद समिति, वैज्ञानिक समिति और साइंटिफिक सोसाइटी, ये तीनों एक ही हैं। गाजीपुर में इसकी जो है स्थापना की गई। इसमें क्या था कि इसमें यह था कि अनुवाद समिति, नाम ही अनुवाद समिति, इसमें क्या करते थे कि वो चाहते थे सर सैयद अहमद खां कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अंग्रेजी को जाने और उर्दू के साथ साथ इंग्लिश को भी जाने, और जो है हिंदी उर्दू में फ़र्क समझ सकें और उसको साथ तालमेल बिठा सकें। इसलिए कई अंग्रेजी पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया गया। कई अंग्रेजी पुस्तक का उर्दू में अनुवाद इस अनुवाद समिति के अंतर्गत किया गया, जिससे कि लोग समझ सकें अंग्रेजी को। और क्यों जरूरी थी? क्योंकि 1869 में जब ये सर सैयद अहमद खां गए थे इंग्लैंड, और वहाँ जाकर देखा तो बहुत प्रभावित हुए। अंग्रेजी सभ्यता से, पाश्चात्य संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। और ध्यान रखना, कई ऐसे लोग थे जो पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे। आर्य समाज बहुत विरोधी था, बोलो साहब वेद की ओर नोट, वेद चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा आगे लेकर गए, ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में। तो कुल मिलाकर ये, लेकिन हाँ, राजा राम मोहन ने थोड़ा सा अंग्रेजी सभ्यता का जो है एक तरीके से साथ दिया, या कहें कि अंग्रेजी का प्रचार किया। लेकिन अधिकतर हिंदू जो अनुयायी थे, हिंदू लोग थे, वो अंग्रेजी सभ्यता या पाश्चात्य संस्कृति का बहिष्कार करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि अंग्रेजी को समझें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। 24 मार्च 1875 को अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई, जो कि प्राइमरी स्कूल था। 24 मार्च 1875, और 1877 में 2 साल बाद इसका नाम बदल दिया गया, इस स्कूल का, अलीगढ़ स्कूल का, जिसका नाम रखा मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही बाद में जाकर 1920 में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, AMU। तो आपसे कहीं पूछे कि AMU की स्थापना कब हुई थी, तो भाई स्थापना तो इसकी 1875 में ही हो गई थी, 24 मार्च को, अलीगढ़ स्कूल के रूम में। 2 साल बाद इसका नाम बदल दिया गया, और 1920 में जाकर इसका और नाम रख दिया गया AMU, जिसको आप कह सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम भी सुना होगा। इस AMU को बनाने में, ये अलीगढ़ स्कूल को बनाने में लॉर्ड लिटन जो थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। AMU का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, याद रखना। और एक विलियम म्योर नाम के व्यक्ति थे, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहा करते थे। तो विलियम म्योर ने भूमि दान में दी इस कॉलेज को बनाने के लिए। कुल मिलाकर फायदा मिला सर सैयद अहमद खां, क्योंकि अंग्रेजों की सेवा की थी भाई, इनके यहाँ न्यायिक अधिकारी थे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक अंग्रेजों की सेवा की, ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा की। और फिर दूसरा ये था कि ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ नहीं गए, उनके साथ में ही रहे, और उनके साथ रह रहकर ही उन्होंने मुस्लिम लोगों का उद्धार करने की सोची, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने की सोची, अंग्रेजी सिखाने की सोची। तो इसलिए उन्हें भी साथ मिला कि साहब लॉर्ड लिटन जैसे अंग्रेज शिलान्यास कर रहे हैं उस AMU का, और विलियम म्योर जैसे लोग भूमि तक प्रदान कर रहे हैं। एक पीर प्रथा का इन्होंने अंत किया। पीर प्रथा क्या थी कि एक पीर प्रथा में क्या हुआ करता था कि कुछ लोग हुआ करते थे मुस्लिम समुदाय के, जो अपने आप को जो है धार्मिक गुरु समझा करते थे, और वो लोगों को दास बना दिया करते थे। तो कहते थे कि हम ऊपर वाले के से आए हैं, या हम ईश्वर हैं, या हम अल्लाह हैं, इस तरह की बातें किया करते थे, और दास बनाकर लोगों को जो काम कराया करते थे। तो इस दास प्रथा का दरअसल अंत किया, इसको पीर प्रथा भी कहा जाता है। तो पीर प्रथा का अंत, दासों को अलग किया, दासों को स्वतंत्र कराया। और एक और बात समझते हैं, अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस का विरोधी था। आपको पता है 1885 में जब कांग्रेस बन गई थी, तब सर सैयद अहमद खान ने साफ कहा था कि भाई ये कांग्रेस हिंदू का है, मुस्लिम का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदू का एक समुदाय है, ये राष्ट्रीय समुदाय नहीं है, राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, बल्कि हिंदू कांग्रेस है। और बहुत विरोध किया इस चीज़ का, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ रहे हमेशा। अलीगढ़ आंदोलन भी कांग्रेस के खिलाफ था कि कांग्रेस से अलग था। और ध्यान रखना, कांग्रेस से अलग था, हिंदू से अलग था, इसीलिए
जहाँ कांग्रेस खिलाफ थी अंग्रेजों के, वहीं अंग्रेजों के साथ में थे कौन? सर सैयद अहमद खां। कहते हैं ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आप वैसे ही हाथ मिला लिया एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अहमद खां की थी कि इन्होंने साथ जरूर रहे अंग्रेजों के, लेकिन एक कुल मिलाकर उद्धार करने की सोची, अपने समुदाय की सही, लेकिन उद्धार किया, एक नई क्रांति पैदा की मुस्लिम लोगों में। 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। और ये एसोसिएशन जो था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जो इसका मतलब, इसका उद्देश्य सीधा ये था कि कांग्रेस का एक तरीके से विरोध करना था, पुरजोर विरोध करना था। और अगर बात करें कि 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इनके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनके बाद इसका नेतृत्व किसने किया? तो ये ध्यान रखना आपको, नवाब मोहिसुल मुल्क ने इनका बाद अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। किसके बाद? अहमद खां, सर सैयद अहमद खां के बाद। अगली चर्चा करेंगे अहमदिया आंदोलन। ज़्यादातर इंपोर्टेंट तो यही था, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, संस्थापक से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर वो चीज़ बताऊँ जिससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर हम इसी को क्लास में पढ़ रहे थे तो मैं 1 घंटे का लेक्चर मिलता हमारे पास, तो हम इसको और विस्तार से समझ सकते थे, कहानी के साथ समझ सकते थे। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा यहाँ पर, या सिर्फ फैक्ट के साथ मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम में फ़ायदा मिले, ठीक है। उतना रोचक तो नहीं, लेकिन एग्जाम में इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और फिर जब लॉकडाउन खुलने के बाद, जब जो है हम लोग क्लास में समझेंगे तो इसको और विस्तार से समझेंगे, तब हमारे पास बहुत समय भी होगा। अहमदिया आंदोलन की बात करें तो 1889 में इसकी शुरुआत हुई। इसको कदियानी आंदोलन भी कहा गया। कदियानी आंदोलन कहने का रीजन ये था कि ये गुरुदासपुर जो कि पंजाब में है, उसके कदिया में शुरू हुआ था, कदिया नामक स्थान से शुरू हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा गया? कदियानी आंदोलन। कदियानी आंदोलन है क्या? यही अहमदिया आंदोलन भी है। 1889 में इसका स्टार्टिंग हुई। किससे स्टार्टिंग हुई? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। किसकी? अहमदिया आंदोलन। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। अच्छा, खास बात ये थी कि बड़े भटके हुए आदमी थे ये। भटके हुए ये थे कि इन्हें खुद नहीं पता था हमारा उद्देश्य क्या है इस आंदोलन का, अहमदिया आंदोलन का। क्यों? क्योंकि ये कभी कुछ बताया करते थे, कभी अलीगढ़ आंदोलन के फेवर में थे, कभी कांग्रेस के फेवर में चले जाया करते थे, कभी ब्रिटिश के समर्थक रहते थे, कभी ब्रिटिश के अलग रहते थे, कभी अंग्रेजी को मानते थे, कभी कहते थे अंग्रेजी सीखना जरूरी है, कभी कहते थे नहीं, इस्लाम धर्म को ही समझना जरूरी है, इसके अलावा कोई भाषा मत सीखो। तो ये तरह तरह के इनमें भ्रांति फैलाई इन्होंने, और इन्हें खुद कंफ्यूज थे, बहुत कंफ्यूज गए थे ये। क्यों? ये भी देखो, अपने आप को ईश्वर का पैगंबर कहा करते थे, कभी कभी कहा करते तो मैं कृष्ण का अवतार हूँ। अब बताओ, मुस्लिम होकर कृष्ण का अवतार बताया करते थे, कभी कहते थे ईसा मसीह का अवतार हूँ। ध्यान रखना। तो बड़े भटकइये किस्म के इंसान थे, यूँ कहें कि कन्फ्यूज इंसान थे। और इनको और कहा करते थे पुनर्जागरण का बाहक हूँ मैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपको पता है, राजा राममोहन राय कहते थे पुनर्जागरण मुस्लिम समुदाय में भी हुआ है, और उसका बाहक मैं हूँ, यानी उसके बाहक हम हैं, ठीक है। ये तमाम तरह की बातें। तो कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ा इनका उद्देश्य, बहुत बड़ा काम नहीं था, इनसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं। लेकिन हाँ, ये सब पूछ सकता है कि कहाँ पर, किसके द्वारा अहमदिया आंदोलन की स्थापना की गई, ये सब चीज़। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है, 1890 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहरीन ए अहमदिया पुस्तक। बहरीन ए अहमदिया पुस्तक लिखी थी 1890 में। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अहमदिया आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुई और किसने की? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। इसके अलावा कोई खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देवबंद आंदोलन। मुस्लिम आंदोलन में ये लास्ट है, देवबंद आंदोलन। शुरुआत करी 1866 में देवबंद से हुई थी। सहारनपुर में पड़ता है देवबंद, एक देवबंद नामक स्थान पर, जो कि सहारनपुर में पड़ता है। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई 1866 में। स्थापना की किसने थी? 2 व्यक्तियों ने की। कौन कौन? मोहम्मद कासिम नबोतवी ने, और थे राशिद अहमद गंगोही। मोहम्मद कासिम नबोतवी और राशिद अहमद गंगोही, इन दोनों ने इसकी शुरुआत की, देवबंद आंदोलन। दरअसल देवबंद आंदोलन क्या था? एक ऐसा आंदोलन था जो साफ अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था और कांग्रेस का समर्थक। क्यों? अलीगढ़ आंदोलन एक तरफ कहता था कि हम अंग्रेजी को मानेंगे, अंग्रेजी के साथ साथ मुस्लिम लोगों में सुधार करेंगे, उनकी सोच को वैज्ञानिक करेंगे, ठीक है। लेकिन
देवबंद आंदोलन कहते थे नहीं, इस्लाम धर्म में जो लिखा सब सही है, उर्दू ही सबसे बेस्ट है, इसके अलावा हम कोई सी भाषा नहीं सीखेंगे। और फिर से भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यहाँ पर कांग्रेस किसकी दुश्मन थी? अलीगढ़ आंदोलन में अहमद खां की, तो भाई उनकी दुश्मन और इनकी कौन हो गई? दोस्त। तो यानी कि कह सकते हैं ये अलीगढ़ आंदोलन के तो विरोधी थे और कांग्रेस के समर्थक थे। ठीक है, कांग्रेस भी अपनी पुरानी रीतियों से के हिसाब से चलती थी, वो अंग्रेजों की बात नहीं मानती थी, ये भी नहीं मानते थे। हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से, महमूद उल हसन। महमूद उल हसन भी एक प्रमुख नेता रहे, बहुत बार को पूछा गया क्वेश्चन है। महमूद उल हसन किस आंदोलन के नेता थे? तो देवबंद आंदोलन के इंपोर्टेंट नेता ये भी रहे। उद्देश्य क्या था इस आंदोलन की? इसका उद्देश्य था अंग्रेजी व्यवस्था का विरोध करना, जैसे मैंने कहा अंग्रेजों का विरोध करना था, अंग्रेज दोनों का विरोध करना, और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और इसलिए कांग्रेस के समर्थक रह गए, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस का खिलाफ था। तो अलीगढ़ आंदोलन क्या था? इसके अलावा अहमदिया आंदोलन क्या था? देवबंद आंदोलन क्या था? 3 मुस्लिम आंदोलन हैं, मुस्लिम सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है इनको। सबसे इम्पोर्टेंट अलीगढ़ आंदोलन है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी हैं। मेरे एक आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने नाम सुना होगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। ठीक है, तो इंकलाब शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? और इसके अलावा द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था कि 2 राष्ट्र होने चाहिए? सबसे पहले सिद्धांत दिया किसने था कि भारत और पाकिस्तान, या यूँ कहे कि 2 राष्ट्र बनने चाहिए, 2 अलग अलग देश बनने चाहिए? अगर आपको पता है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करें। इससे अगला कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख आंदोलन, पारसी आंदोलन, इसके अलावा सामाजिक आंदोलन। ये हमने धार्मिक आंदोलन पढ़े थे, सामाजिक आंदोलन में सती प्रथा की पूरी डिटेल में, इसके अलावा बाल विवाह कैसे शुरुआत हुई, कैसे खत्म हुआ, क्या क्या हुआ करता था। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह या विधवा विवाह का क्या प्रथा थी, ये सारी चीज़ें हम लोग सामाजिक आंदोलन पढ़ने वाले हैं। शायद 2 वीडियो और लगेंगे, इसके बाद ये वाला हिस्ट्री का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ठीक लगी हो तो कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।